इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। एक थोड़ा सा बात कर रहा था। हाँ बच्चा, तो हमारे साथ कौन से बच्चा आ चुके हैं? नाम क्या है? आ जाओ पुष्पेंद्र, मेरे पास आओ पहले। पुष्पेंद्र तो यहाँ पर आ गए रिवीजन करने के लिए। छोटी सी रिवीजन सेशन है। एक्चुअली हम लोग देखो, इंपॉर्टेंट इन सेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। पुष्पेंद्र भाई आ चुके हैं और पुष्पेंद्र भाई के साथ हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं कोटा के अंदर भी। और पुष्पेंद्र बैठो। और आप लोगों को भी दो तीन चीजों का ध्यान रखना है दोस्त। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, मैंने कई सारे बच्चों के बहुत अच्छे नाम सुने, वो भी बच्चे आ रहे हैं, मतलब आपके कई दोस्त। रोहान भी आ रहा है और दो तीन दोस्त और भी हैं, वो भी आ रहे हैं। रुद्रांश अभी गए थे यहाँ से। हर्षित गुप्ता इज ऑल्सो देयर। कई लोगों से मेरी बात हुई है, दोज आर ऑल्सो कमिंग। इंपॉर्टेंट कमिंग और इनकमिंग और आउटगोइंग का कोई काम नहीं है। इंपॉर्टेंट है जैसे अब हम लोग इस शेड्यूल में आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज है अब आपके पास बैठने की। मतलब मैं पहले कुछ चीजें समझा देता हूं। एनएसईपी के एग्जामिनेशन में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीवाईक्यूज देखे? देखे? आप मुझे बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा कि जो बहुत ही आउट ऑफ द लाइन, बहुत भयंकर पूछा गया था? मैक्सिमम क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? एक बार ईमानदारी से बताओ पहले देख के। गॉस लॉ। क्या पूछा गया देखो ना, कि भैया गॉस लॉ के फ्लक्स कितना जाएगा, ये कितना होगा, जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है उन पर बेस्ड सारी चीजें हैं। आप पूरा पेपर उठा के देख लीजिए। हम्म 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 हम्म। नहीं 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 नहीं, इतना इतना तो पढ़ा बेटे, 1.5 घंटे में इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो विल ट्राई टू सम अप द होल थिंग। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को सम अप करेंगे इन बेसिक्स मैनर, कि मतलब किन किन चीजों पर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी हमारा टारगेट इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए हैं अभी, ये भी मिले हैं, ये भी इन्होंने टेस्ट बहुत कम दिए हैं। जिन्होंने टेस्ट कम दिए हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है टेस्ट। आपको आता है, आप अभी एनएससीपी के पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे, आपको लगेगा अरे सर इसमें तो सारे क्वेश्चन मेरे तो हो जाएंगे। आप देखिए लगा के, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने की कंडीशन में होंगे। आप उठा के देखिए 2022 23 24 कोई कोई क्वेश्चन उठा के देखिए, लेकिन बनेंगे नहीं। कब? जब समय कम होगा। आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कोशिश करो मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलता है उस पर फोकस करना है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है आपके शॉर्ट नोट्स, चीजें याद होनी चाहिए। मतलब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करना शुरू करता हूं तो मुझे आप लोगों से सारी चीजें याद आनी है। मुझे एक एक चीज बताते चलना और मैं हर एक चीज को यहां पर लिखता हुआ चलूंगा आपके साथ साथ, और आपके साथ मैं शॉर्ट नोट्स टाइप ऑफ सिचुएशन जनरेट करने की कोशिश करूंगा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है ना? पक्का सब रेडी है? इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक की सारी चीजें आज यहीं रिवाइज करेंगे प्रॉपर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। हमको बहुत भोकाली क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं सोचना है। करंटली ऑब्जेक्टिव इज कि मेरे हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करें, उसके लिए मेरे बेसिक्स की जो आवश्यकता है वो मेरा पूरा होना चाहिए। मेरे एक एक चीज याद होनी चाहिए, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन पर मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस दूंगा, उन पर कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जहां पर जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक्स फंडामेंटल है उनके साथ हम लोग चलना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो शुरुआत होती है बेटा बहुत बेसिक कूलम्स लॉ के करेस्पॉन्डिंग। अब कूलम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स क्यों निकल के आ जाती है? के दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर कोई मीडियम के अंदर चले जाते हैं तो यहां पर ER का मल्टीप्लीकेशन और हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इस पर बेस कई सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। फोर्स पर बेस जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो इधर उधर पूछे जाते हैं, वहां पर कैलकुलेशंस आपके साथ फोर्स की कैलकुलेशन कैसे कैसे पूछी जाती है ये पहले एक बार समझना। फोर्स की कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ हैंगिंग ब्लॉक्स, इसके साथ पूछ ली जाएगी। आपसे पूछ लिया गया तो भैया कितना, यहां पर QE, यहां पर mg। राइट? ऐसा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको पानी में डुबो देंगे, थीटा सेम रहा, थीटा सेम रहा, तो बताओ what is the relationship between the density and the relative permittivity? This is the situation theta. If this whole setup is immersed in water, this whole setup is immersed in water, क्या बोला गया बेटा? This complete setup is immersed in water and theta remains same. Find the relationship between, find the ratio of density and
परमिटिविटी, इसका रेशियो क्या होगा अगर थीटा सेम है तो बताओ। ओके यहां पे अगर आप टेन थीटा की बात करते बेटा तो टेन थीटा बराबर क्यू ई, या आप इसको ई ना लिख के ऐसे लिखना चाहें के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी होगा। थीटा रिमेन सेम आफ्टर इमर्सिंग इन वाटर। हाँ कोई और बताएगा? पानी में डेंस कर दिया गया। अरे वाह। अच्छा इसका इसका डेंसिटी डेंसिटी ऑफ बॉब, इसको हम रो नॉट लिख देते हैं। अगर डेंसिटी, अच्छा बेटा इसको लिखने के तरीके, अब फोर्स ऑफ बायंसी को कैसे लिखना है बच्चा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्या है। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि तरीके देखना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही होता है फोर्स ऑफ बायंसी। एमजी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, यही होता है एमजी बेटा अपना। तो अब यहां पर नेट फोर्स क्या बनेगा? जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? एफ डाउनवर्ड। तो आप बोलेंगे एमजी माइनस फोर्स ऑफ बायंसी। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो mg में बेटा, इसको मैं एक और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना पहले। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्या यही लिखा, कुछ अलग लिख दिया? सेम, वेरी गुड। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो अगर मैं यहां पर आपसे बोलता है कि नेट फोर्स में क्या चेंज है, तो फोर्स ऑफ बायंसी को जैसे आप ऐसे लिखोगे ना, तो आपको mg के टर्म्स में चीजें दिखाई पड़ने लग जाएंगी। तो आपने कहा कि सर मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर mg नीचे आ गया और यहां पर ये ऊपर आ जाएगा mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। और यहां वाला फोर्स क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा, ये ए भी कम हो जाएगा भाई, टोटल फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन ई आर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना बेटा, पहले ध्यान से देख लो। अगर tan थीटा की बात करते तो अब यहां पर इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स कितना है? तो आप बोलते सर एफ डाउनवर्ड जो बचेगा, इट शुड बी इक्वल टू mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये वाला फोर्स अपॉन में यार आ जाएगा। अगर थीटा सेम है तो इसका मतलब ये वाला tan थीटा भी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये tan हो जाएगा, जो यहां का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था एफ ई लिख देते हैं अपॉन एम जी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डैश मान लिया, तो एफ ई डैश अपॉन एम जी डैश। तो एफ ई डैश को लिख सकते हैं एफ ई अपॉन ई आर, और एम जी का नया फोर्स हो गया एम जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। और अगर ये दोनों आपस में बराबर रहे, जो पहले था वही बाद में है, तो मैं डायरेक्टली इक्वेट भी कर सकता हूं। थोड़ा जल्दी, जगह यहां थोड़ी सी कम बची है, मैं बगल में लेके चलूं क्या? यहां लेकर आ रहा हूं, थोड़ी सिचुएशन को ध्यान से देखना बेटा। तो एफ ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये तो सेम वही है जो पहले था एफ ई अपॉन एम जी के। तो आपने ये कैंसिल कर दिया, तो ये उधर चला जाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हो दैट एप्सिलॉन नॉट आर 1 अपॉन ई आर, इट मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी।
क्या ये पॉइंट समझ में आता है? नहीं समझ में आया? आ गया? पहले किया हुआ है, पहले किया हुआ है। हाँ, ये PYQ है। और बहुत मतलब ये तो खैर अपन ने टाइम लिया, बट मुझे लगा आप लोग जल्दी जल्दी बताओगे। बहुत सिंपलिस्टिक चीज है। ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे, इसको क्विकली कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये समझना होगा। कि अगर आपने फोर्स ऑफ बायंसी को mg इंटू ये लिख लिया, अब क्या होता है कई बार जब कितने लोग यहां पर फंसते हैं कि सर ये लिखना था, फिर मैं डेंसिटी को माइनस लिख रहा था तो रो एल माइनस रो बी का टर्म बन रहा था, फिर ये सोच रहा था कि वॉल्यूम कैसे हटे। कितने लोग यहां पर थोड़ा सा टाइम लगा? हाथ खड़ा करो एक बार। टाइम लगा यहाँ पे, टाइम लगा देखो। अब ये टाइम क्यों लगते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हम लोग प्रॉपर चीजों को लिख रहे होते हैं, तो कई बार हम लोग यहाँ पर अब क्योंकि काटना किसको, एमजी से एमजी कटेगा, तो हमारे दिमाग में टारगेट फिक्स होना है कि अल्टीमेटली पिक्चर में एमजी को लेके आओ, रिजल्ट एमजी के टर्म्स में होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी को अगर हम समझेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सबसे बेसिक तौर पे अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं, एनर्जी को देखते हुए बात करूं, तो यहां पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और वो क्या है, क्योंकि फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं आए, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। तो प्रोमिनेंट अगर हम देखें, हमें लास्ट मोमेंट पे किन किन चीजों को देखना है, आपने फंडामेंटली सारी चीजों को देखा ही हुआ है। ये कैसे चार्ज का मोशन है, चार्ज का फोल्ड, फील्ड का वेरिएशन कैसे है। तो फील्ड की बात तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पहले फोर्स की अगर करस्पॉन्डिंग देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें कि कहाँ नल पॉइंट होगा, कहाँ नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, दो चार्ज के केस में नल पॉइंट कहाँ हो सकता है, तीन चार्ज के केस में अगर मैं बोलूं कि तीन चार्ज है और तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है, दो चार्ज का नल पॉइंट कहाँ होता है? अच्छा बताओगे मुझे नल पॉइंट का गेम, जल्दी से बता दो। फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक। अगर एक प्लस क्यू है और एक प्लस माइनस का 9q है, कहां पर होगा नल पॉइंट? नल पॉइंट कहां लाई करेगा? प्लस क्यू के लेफ्ट। वेरी गुड। यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। एक प्लस क्यू, एक माइनस 9q। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? प्लस क्यू कारण ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। -9q ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? तो आप बोलेंगे -9q जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां से कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, और यहां पे कुछ ऐसा। -9 है तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी बेटा। रिजल्टेंट ग्राफ कैसे आएंगे? दोनों का सम। यहां पर तो ये कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो ये रिजल्टेंट यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट थोड़ा अप साइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और यहां पर रिजल्टेंट का एक जगह नल पॉइंट आएगा, ये कुछ यहां पे क्रॉस करेगा, फिर इन्फिनिटी पे जीरो को टेंड करेगा। द ग्रीन इज डिफाइनिंग द रिजल्टेंट, जो अपना ब्लू वाला है इट इज डिफाइनिंग प्लस क्यू, एंड जो अपना ऑरेंज वाला इट इज डिफाइनिंग -9q। तो अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -9q का ग्राफ है ये। और अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का ग्राफ। थोड़ा तो यहां पर बेटा नल पॉइंट जहां पर भी आएगा, बच्चे थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, वो इसका रीजन है यही है कि भाई अरे बस टाइम थोड़ा कम है, तो हम थोड़ा जितनी चीजों को आपको बता पाए वो बता देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा यहां पर एक आएगा, इसका एक मैक्सिमा भी एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इंफिनिटी पे जीरो हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, पूछे जा सकते हैं। ये एक यूनिक सा ग्राफ है, आता है, बताओ ना। या बिल्कुल उनसे हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमा निकालने के लिए तुमको निकालना पड़ेगा, मतलब कर सकते हैं, होता है। बट ये दीज आर नॉट द हाइपरबोला और पैराबोला, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ देम। नहीं, यू नीड टू रिमेंबर दैट टाइम, होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं उसमें ऐसा नहीं। बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हम मैथमेटिकली इक्वेशन बनाएं उसके बाद उनको ग्राफिकली डिफाइन कर दें कि हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, ऐसा कुछ होगा, तो यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम, और नीदर आपके जितना स्कोप होगा कि आप उसको समझ पाओ कि अंडर रूट ऑफ x² + y² तो ग्राफ कैसा बनेगा, इतनी लग्जरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये
डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, यू नीड टू डिफाइन दैट वन। इन्फिनिटी पे 0 होगा, स्टैंडर्ड ग्राफ्स को याद रखना पड़ेगा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? जल्दी से क्विकली एक और फटाफट, अगर हम यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करें तो हम सभी को पता है ना बेटा कि अगर मैं यहां पर अगर आपसे पूछता हूं कि एक यहां पे +4Q का चार्ज है, यहां पर -10Q का चार्ज है, या यहां पर हम लोग जल्दी से क्विकली यहां पे +10Q का चार्ज कर लेते हैं, तो यहां पर फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा? सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज का फील्ड का ग्राफ कैसा होगा बेटा? टेन क्यू का ग्राफ कैसा होगा? जल्दी से देखो, 10Q आगे इधर पीछे नीचे ऐसा होगा, इधर फील्ड पॉजिटिव में मारेगा, इधर नेगेटिव में मारेगा। हम अलोंग द लाइन बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा तो 4Q ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहां पर कुछ, तो इनके बीच में कहीं नल पॉइंट आएगा। कहां पर आएगा नल पॉइंट? किसके पास आएगा? 10Q के पास या 4Q के पास? 4 के पास या 10 के पास? वेरी गुड। रिजल्टेंट ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये दोनों ऐड होंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे बढ़ जाएगा, यहां दोनों दोनों सेम डायरेक्शन के, थोड़ा ऐड होकर ऊपर चला जाएगा। ये रिजल्टेंट ग्राफ है आपका, समझ में आता है? यहां पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये 0 हो रहा होगा हमेशा। नल पॉइंट छोटे चार्ज के पास और बड़े चार्ज से दूर होता है। नल पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। अब अगर हम बेटा फील्ड की बात करते हैं, फील्ड में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है जो हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी फील्ड इंपॉर्टेंट है जरा बेटा बताओ। सबसे पहले आपके पास कौन सी फील्ड आती है? आपने कहा पॉइंट चार्ज, ये तो पर याद रहता है, तो इसमें मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं। दैट इज KQ/R², माइनस क्यू हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज KQ/R²। कोई परेशानी बेटा इसमें? स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो अगर ये एक लाइन चार्ज होता है तो फील्ड क्या होती है बेटा इसमें? दो होती हैं अगर फाइनाइट है तो क्या होती है? के लैम, वेरी गुड। और यहां पर हम नीचे की तरफ माना हुआ है, डायरेक्शन को हमेशा पुट अप कर लेना। अगर ठीक है, तो cos2 माइनस cos1 ये वैल्यूज होती है। अगर इसी की जगह इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाता है बेटा, इफ द वायर इज इनफाइनाइट इन नेचर, तो क्या लेना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी आ जाओ, अभी आओ। डायरेक्शन को डिफाइन करने में दिक्कत आती है? अच्छा इसमें दिक्कत आती है? अरे चलो चलो अभी आओ, अभी आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ, अभी बताते हैं, तुरंत 2 मिनट में लो। जल्दी बताना बेटा, फटाफट सब लोग क्विकली आ जाओ, इसकी क्विकली प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर आओ, यहां पे आपको चार्ज दे दिया गया है, ये है डायरेक्शन बतानी किधर की तरफ होगी। ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। यहां पर चार्ज दिया गया है, निगेटिवली चार्ज है। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां कैसी होगी? ये दिया गया एक्स कैप और वाई कैप। आंसर बोलो फटाफट। और -x में होगी, वेरी गुड, k λ/r, वेरी गुड, साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 30, और माइनस जिधर जिधर की तरफ एंगल बड़ा होगा उधर ज्यादा खींचेगा, जिधर एंगल छोटा उधर कम खींच पाएगा, तो रिजल्टेंट किधर की तरफ आ जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव होता तो ये धक्का देता ऐसा, अगर यही पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव आई में आती। अरे बोल हाँ यार। तो यहां पर क्या आ जाएगा? k λ/r इंटू
अब ऊपर की तरफ है तो cos ऑफ 60 नहीं, cos ऑफ 30 माइनस cos ऑफ 60। 30 छोटा होता है, 60 बड़ा होता है, याद रखना। सॉरी, 30 बड़ा होता है, 60 छोटा होता है। 30 मतलब √3/2 और 60 मतलब 1/2, तो दिस बिकम √3 माइनस 1/2 और डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फील्ड को खींचेगा, तो ज्यादा इधर खींचेगा, इधर कम खींचेगा। अरे बोल हाँ या ना। अगर यहां पर 30 डिग्री होता, ये 30 डिग्री बनता, अगर इधर 30 इधर 30, तो ऊपर ऊपर नीचे फील्ड कितनी होती? 0 हो जाता, cos 30 माइनस cos 30 कैंसिल हो जाता। अरे बोल हाँ या ना। तो मतलब जितना इधर 30 वाले खींचेंगे उतना इधर 30 वाले खींचेंगे, दोनों मिला के इनके ऊपर नीचे कंपाउंड कैंसिल कर देंगे, तो इसका एडिशनल कंपाउंड ऊपर आया ना। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसको विजुलाइज कर पा रहा। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ जरा फटाफट, एक क्वेश्चन इसी लाइन चार्ज पे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कितनी होगी आपको, इस पर λ1 डेंसिटी दे दी गई है, एक्स एक्सिस है ये, यहां पर चार्ज डेंसिटी λ1 है, यहां पर चार्ज डेंसिटी λ2 है, इस पर चार्ज डेंसिटी λ3 है, और ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना। यहां पर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। हाँ सारे लैम्डा पॉजिटिव है, सिर्फ एक्स के कारण बताओ पहले, तो सिर्फ एक्स से कारण इस पॉइंट पर, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे। हाँ ये सब इनफाइनाइट है, इन दोनों का भी छोड़ देते हैं, वाई को छोड़ दिया, जेड को छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, डायरेक्शन 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 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे चाहिए। मैं आंसर बोल देता हूँ, चलो बोलो कौन कौन क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स के कारण, आपने बोला है 2k λ1 अपॉन, क्या बोला है, अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसी ने ये बोला है। और कोई और कुछ कहना चाह रहा है तो बता दे। हाँ क्या होना चाहिए नेक्स्ट, बोलो। बेटा डायरेक्शन क्या होगी, जो जो पहला ऑप्शन बोलो उसका डायरेक्शन बताओ तो भैया, आप डायरेक्शन बताओ तो क्या बोल रहे हो। प्लस प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कोई कुछ कहना चाह रहा है। प्लस जे कैप आप कहना चाह रहे हैं शायद, और कोई कुछ कहना चाह रहा है बता दे। बाई √2 भी कर देंगे उसे वेक्टर बनाने के लिए, गलत है, आपका भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बताएं। जे कैप माइनस के पर गलत है, प्लस आई प्लस जे बिल्कुल गलत है। यहां पर y टाइम्स होगा, जो y की वैल्यू उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो। द करेक्ट आंसर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 2k λ। ये अच्छी बात है कि आपने x को इग्नोर कर दिया, दैट इज द परफेक्ट पॉइंट। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आप, ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप सब लोग बता दोगे। हर्षित क्यों नहीं आया भाई तुमसे? क्यों? दिस कॉल्ड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई जेड पे क्यों डिपेंडेंट नहीं होगा भाई? हम्म, चलो बताते हैं। यहां पर एक चार्ज है, अगर बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है,
तो मुझे बस इतना बता दो, आप यहां पर इस पॉइंट पे खड़े हो, ये पॉइंट यहां से डी दूरी पर है, और फिर आप यहां से ऊपर चले गए डी कॉमा सम वाई पर, यहां पर फील्ड कितनी होगी? कुछ जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि एक्स क्यों निगलेक्ट किया गया, यहाँ फील्ड कितनी होगी, यहाँ फील्ड कितनी होगी इसके कारण? वन दो, दोनों में, इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, क्योंकि दोनों की ही परपेंडिकुलर दूरी यहां से कैसी है, ठीक है, दैट इज दी। इस आप वाई कुछ भी कर दो, तो वायर के पैरेलल आप कितना भी आगे पीछे चले जाएं, उससे वायर से परपेंडिकुलर दूरी थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपको ये विजुलाइज कराने की कोशिश करूं कि इस सर्कल को घूरो, जो इस डी का मैं सर्कल बनाऊंगा, इस पर कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये यहां पर एक्स, यहां पर कोई पॉइंट होगा जो एक्स कॉमा जेड पर होगा कुछ, अगर एक्स कॉमा जेड का कोई वाई भी बन गया, तो उसकी परपेंडिकुलर दूरी तो सेम ही रहने वाली ना, ये भी तो दूरी यहां से वही रहेगी जो यहां वाली थी, तो वाई का तो कोई फर्क है ही नहीं। अगर मैं वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी निकालता हूं तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन एक्स एंड जेड, तो उस पार्ट को इग्नोर करते हैं, दैट कम्स ओनली विद एक्स स्क्वायर। और ये डायरेक्शन जो होगी वो किस पर होगी, ये डायरेक्शन क्या है, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप का डायरेक्शन है ना बेटा, तो इसका यूनिट वेक्टर लिखोगे तो ये डायरेक्शन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट? तो आर वेक्टर जो होगा बेटा यहाँ का, वो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप का वेक्टर बनेगा, तो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गेटिंग द पॉइंट? ये होना चाहिए था, होना चाहिए था दोस्तों, होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। चलो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास आता है कि यार अगर हमारे पास वायर्स की खेल खेल लेंगे, हम आर्क का खेल भी खेल लेते हैं। आर्क की करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन कर ली, फील्ड याद है आर्क की कितनी फील्ड होती है बताओ जरा बेटा एक बार फटाफट। अगर एक आर्क है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इसके सेंटर में फील्ड कितनी होगी? हाँ हाँ हाँ, 2k λ/r sin θ/2, यही होती है पक्का। रिंग रिंग की फील्ड सबको याद हो गई है, ये सब मुझे ऐसा लगता है याद होंगी, ठीक है, तो ये सब हाँ, या आप होल क्यूब कर दो या स्क्वायर प्लस स्क्वायर की होल पावर 3/2 कर दो, ठीक है ना। अब ये तो हो जाती है अपनी, जहां पर हम बात कर रहे होते हैं फील्ड कैलकुलेशंस के करस्पॉन्डिंग। सिमिलर कोर्स में हम लोग पोटेंशियल की बात भी कर सकते हैं और पोटेंशियल को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जहां पर इंपॉर्टेंट चीज है और क्या पूछता है फील्ड कैलकुलेशन के अंदर, आपसे अगर उसे पूछना होगा, एनएससीपी को पूछना होगा, तो आपसे रिंग के करस्पॉन्डिंग ऑसिलेशंस पूछ सकता है, किस तरीके से ऑसिलेट करेगा, क्या होगा। दो चार्ज सिस्टम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के करस्पॉन्डिंग। बोलो पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बेटा एक ये प्लस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको v वेलोसिटी के पास छोड़ दिया गया, दोनों का मास mm है, इनके बीच की दूरी r है, और इन दोनों को इसको v वेलोसिटी की तरफ छोड़ दिया गया, बोथ चार्जेस आर फ्री, दोनों चार्जेस फ्री हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा बताओ जरा। अच्छा, क्यों? हम्म, बहुत लंबे समय बाद क्या होगा? After a very long time, what will happen? This plus q charge will have a zero velocity, and this will have the velocity of v, and having the separation. ऐसा होगा क्या?
ऐसा होगा बेटा? हाँ बेटा, अगर ये आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही होता, ऐसा ही सिचुएशन होती है अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता। अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं होगा, कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, तो वैसा नहीं होगा, तो इसके पास कुछ एक रिवर्सल और इसके पास कुछ एडिशनल वेलोसिटी आगे की तरफ भी आ जाएगी। लेकिन अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता, इन दैट केस आपका ये v और आपका ये वेलोसिटी दोनों सेम कंडीशंस में आ रही होती। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? पक्का है? हम्म, जाएंगे ना दूर, तो ये भी दूर भागेगा, इसको इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे v तक पहुंच जाएगी, इसकी घटते घटते जीरो हो जाएगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनकी बीच सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी, फोर्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट गैप रहा होता, तो ये गैप भी इनको एडिशनल वेलोसिटी प्रदान करेगा, तो इसकी वेलोसिटी v से कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी कुछ v से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो इफ r इज फाइनाइट इन नेचर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती, तो इसकी वेलोसिटी कुछ आगे बढ़ा देती और इसकी वेलोसिटी कुछ नेगेटिव में बढ़ा देती। लेकिन अगर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो इसके दो आउटकम है, मैं लिख देता हूं बहुत प्रॉपरली ताकि आपके मन में ये सारी चीजें बन जाए। प्लस क्यू प्लस क्यू, अगर इसको आर सेपरेशन से छोड़ दिया गया और आर एक फाइनाइट होता, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इन फाइनली दोनों चार्ज क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अल्टीमेटली इनके बीच की सेपरेशन कैसी हो जाएगी? अल्टीमेटली इनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट होनी है। इसके पास कुछ वेलोसिटी v1 इधर की तरफ होगी और इसके पास कुछ वेलोसिटी v1 प्लस v इधर की तरफ हो जाएगी। द मोमेंटम विल बी कंजर्व, द एनर्जी जो k q/r थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और इनको एडिशनल एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि आपको बोला जाता कि एक प्लस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से बहुत दूर से एक प्लस क्यू चार्ज की तरफ फेंक दिया गया r टेंडिंग टू इंफिनिटी से, तो क्या होगा? तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये चार्ज जैसे जैसे इसके करीब आ रहा होगा, इस प्लस क्यू को धक्का देगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड घटेगी, इसकी बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि मोमेंटम अल्टीमेटली कंजर्व रहने वाला है, तो जितनी इसकी बढ़ेगी उतनी उसकी घट जाएगी। तो करस्पॉन्डिंगली अगर हम यहां पर बात करते हैं तो प्लस क्यू ये अल्टीमेटली वेलोसिटी बराबर जीरो पर आ जाएगा और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक v वेलोसिटी से चलने लग जाएगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये बड़े बेसिक से सिनेरियोज हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। क्या बेटा पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब हमारे पास कंडीशंस बन जाती हैं, क्योंकि अब देखो फील्ड कैलकुलेशन की तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। आपने बहुत सारे फील्ड को कैलकुलेट किया होगा, अलग अलग वैल्यू से करस्पॉन्डिंग अलग अलग इंटीग्रेशंस आपने परफॉर्म किए होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलेंगे पर्सपेक्टिव जो भी बन रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को लेकर आना चाहता हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएसईपी ओनली, कि अभी सिर्फ बेसिक्स और एनएसईपी पे फोकस करो, गॉस लॉ पे कैसे काम करेगा। अब अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं, फील्ड कैलकुलेशंस के साथ मैं गॉस लॉ पे चलूंगा, फिर गॉस लॉ के साथ हम लोग कुछ कहानी डाइपोल की करेंगे, कंडक्टर्स की करेंगे, ताकि वो सारी चीजें भी क्लियर करें। तो गॉस लॉ पे कैसे काम होगा? गॉस लॉ के सबसे बेसिक क्वेश्चंस दो चीजें पे, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस की पूछी जा सकती है ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और या कितना फ्लक्स कहां से निकल रहा है इसके बारे में पूछा जा सकता है। यही दो सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को पता होने चाहिए। बात समझ में आता है? और गॉस लॉ की हेल्प से फोर्स कैलकुलेशन, तीनों चीजें आती हैं कि नहीं आती? गॉस लॉ की हेल्प से फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। गॉस लॉ की हेल्प से अपने को क्या करना है? दो, गॉस लॉ की हेल्प से फोर्स कैलकुलेशन, गॉस लॉ की हेल्प से फ्लक्स की कैलकुलेशन, और गॉस लॉ की हेल्प से अपने को फील्ड कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और उसके डेरिवेटिव पॉइजन्स इक्वेशन क्या है वो समझ लेते हैं। तो गॉस लॉ के तीन एप्लीकेशंस, पहला फ्लक्स कैलकुलेशन। आई थिंक फ्लक्स कैलकुलेशन टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, फंडामेंटल तरीके से आपने पढ़ा ही होगा कि अगर कोई भी एक चार्ज प्लस क्यू है तो उससे चारों तरफ टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको किसी भी सरफेस से ढक देंगे तो जितना फ्लक्स निकल रहा है सबका सब सरफेस से बाहर आएगा।
अगर ये चार्ज क्यू को किसी इंटरसेक्टिंग सरफेस पे रख दोगे तो आधा फ्लक्स ऊपर और आधा फ्लक्स नीचे फेंकेगा। अब ऊपर आप कुछ भी बना दो, ये क्यू को रख के उसकी सरफेस को ढक दो किसी से, तो उससे कोई फर्क नहीं, आप ढक दोगे तो टोटल चार्ज Q/2 ऊपर से जाएगा, Q/2 नीचे से जा रहा होगा। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती? पक्का है बेटा। अगर आप इसी क्यू को किसी डिस्टेंस पे रखते हैं और यहां से आपको सॉलिड एंगल दे दिया जाता है कि भैया इससे कितना होगा, कोई सर्कुलर डिस्क टाइप की, तो अगर कोई सर्कुलर डिस्क थीटा एंगल बना रही होती है तो इसका जो सॉलिड एंगल यहां पर बनता है, दिस सॉलिड एंगल करेस्पॉन्डिंग टू 2 पाई क्या होता है बेटा बताओ? तो यहां से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि आप बोलेंगे सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल 4 पाई से जाता। वेरी गुड, ठीक है। तो या तो सॉलिड एंगल के हेल्प से पूछेगा, या उसको किसी आपने क्यूब के चारों तरफ रख देना, क्यूब के कॉर्नर पे रख देना, क्यूब के साइड्स पे रख देना, इस तरीके से आपका चार्ज का फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो आपसे पूछ लेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? आप लोगों के कोई कोई अपने पेन एरियाज हो तो बेटा पूछ लेना। आप लोगों को कोई पेन एरिया है यहाँ पे गॉस लॉ में कहीं पर कुछ चीज एक चीज ऐसी जो अटकी हुई हो? चलो ठीक है। तो अब यहां पर अगर फ्लक्स कैलकुलेशन की बात करें तो फंडामेंटल लेवल पे आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लक्स कैलकुलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी की जा सकती है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फंक्शन दे दिया जाए, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, और आपको किसी एरिया से पूछ लिया जाए कितनी फील्ड जा रही होगी, तो आपको एरिया को देखना पड़ेगा किस एरिया का ओरिएंटेशन कहां पर है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको डीए वेक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या ये बेसिक पॉइंट समझ में आता है? जैसे मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ई एक्स आई कैप, और आपसे बोल दूं कि ये क्यूब है, तो कौन सा किधर की तरफ ओरिएंटेड है, फटाफट उससे कैलकुलेट कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछता बेटा ए बी सी डी, इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा एबीसीडी से? इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दिस रीजन इज गिवन एज दिस वे, ई एक्स आई कैप ई। हाँ, तो यहां पर किसी का आएगा सिर्फ ई वाई इंटू ए स्क्वायर, मतलब अगर एरिया इसको तो अगर कोई एक कोई सिचुएशन दे दी जाए जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे पूछा जाए फ्लक्स बताओ, तो आपको सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि भैया जो एरिया जिस तरफ एक्सपोज है उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, और बाकी के यहाँ पर ई एक्स और ई जेड का कोई फ्लक्स यहाँ से पास नहीं करेगा, ई एक्स का फ्लक्स यहाँ से पास करेगा और ई जेड का फ्लक्स यहाँ बाहर की तरफ पास कर रहा होगा, राइट? आपने कहा सर ये भी ठीक है। फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा गॉस लॉ फंडामेंटल तौर पे क्या बोलता है, दैट ई डॉट डी ए इट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एफ। और इसी को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो हमारे पास एक बड़ा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, दिस फैक्टर इज डिफाइंड एज कि रो डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड, ये पढ़ा है? क्या होता है जल्दी से बता दो। डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं कि किसी, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे तो पढ़ा दूं मैं जल्दी से। यस वेरी गुड। तो रो इधर क्यों लिख दिया मैंने, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ज्यादा बेहतर होता है लिखना। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, बिल्कुल सही बात है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं। तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है दैट इज डी बाई डी एक्स। अगर जैसे अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे आपको बोल दिया जाए कि बेटा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई ई बराबर 10x क्यूब इन दिस रीजन, तो आपसे पूछा जाए बताओ चार्ज डेंसिटी क्या होगी x बराबर 2 पर, फाइंड चार्ज डेंसिटी एट x बराबर 2। 120 कैसे बोला आपने? 30 और x किलो 60। अब कैसे आया, इसको 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 प्रूफ कर पाओगे क्या? तो आपने कहा सर देखो, क्या, हाँ बताओ कौन कर पाएगा बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं नहीं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना। मैं एक जनरल कंडीशन के रेस्पॉन्डिंग बात करता हूँ।
मैं एक छोटा सा मैंने एक क्यूब लिया यहाँ पे, मैं जस्ट आई वांट यू टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ है, दिस इज वेरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी है समय के साथ, तो उस ड्यूरेशन में उस जगह पर कोई ना कोई चार्ज तो रहा होगा जिसने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कहा कि सर मैं अगर एक छोटा सा क्यूब लूं जिसका एरिया ये डीए दिया गया है, तो यहां से फ्लक्स कितना अंदर जाएगा? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, देखना जो 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू डीए, ये यहां से फ्लक्स इन हुआ, यहां से फ्लक्स आउट कितना हुआ बेटा? तो एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 प्लस डीएक्स मल्टीप्लाइड बाई डीए, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? क्या यही नेट फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? और जो नेट फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू इनक्लोज अपॉन, अब जरा ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल बेसिक चीज समझाने जा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये फील आए कि हमने ये ड्राइव कहां से किया है, क्योंकि आपको डाइवर्जेंस इक्वेशंस नहीं पता होंगी। तो यहां पे देखिएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन डी ए चला गया इनटू 1/ε0। बेटा यहां पर देखना, मैं इसके नीचे भी डीएक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर भी डीएक्स का डिवाइड कर रहा हूं, मतलब नीचे नीचे। डीए इंटू डीएक्स क्या बताएगा? और ये क्या बता रहा है? ई टू प्लस डी एक्स माइनस ई टू अपॉन डी एक्स। ये कुछ पढ़ा है लिमिट लिमिट, कुछ पढ़ा है क्या? ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है? ये डी बाई डी एक्स, तो अभी यही तो डी बाई डी एक्स हुआ दोस्त। हाँ, तो दिस इज डिफाइंड एज डी ई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसका फील आ गया? कहां से आई चीज निकल के? तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से पूछता तो बोल देता कि जो रो होता है इसको 30x² बन जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट, और x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो 2 दूनी 4 3 12 120 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर मैं यही पूछ लेता कि इस एक रीजन दिया गया है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ई बराबर 10x आई कैप प्लस 20 या x आई कैप प्लस 2 वाई स्क्वायर जे कैप, फाइंड द चार्ज डेंसिटी एट 2,3, फाइंड चार्ज डेंसिटी एट 2,3। थर्टीन। तो अब यहां पर हम बात करते हैं तो पार्शियल डेरिवेशन की बात आ जाती है कि एक्स से करस्पॉन्डिंग उसने एक्स की फील्ड पैदा की होगी, सिमिलरली वाई का जो डेरिवेटिव का उसने वाई का फील्ड पैदा की, वाई फ्लक्स। अब यहां पर सोचो तो आप ऐसा एक लोगे, सोचो ना बेटा, तो एक डीएक्स का लिया था तो एक डीवाई भी थिकनेस हो जाएगी यहाँ पे, तो एक फ्लक्स इधर के कारण और एक फ्लक्स इधर का। अरे बोलो हाँ या ना? तो हम डायरेक्टली रो को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? डेंसिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अब इसको लिख सकते हैं डेल ई अपॉन डेल एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस डेल ई अपॉन डेल वाई। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? ऐड कर देंगे बच्चे दोनों को, इंटू 1 प्लस 4y, वैल्यू को पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 एप्सिलॉन। वेरी गुड, क्लियर है? चलो जल्दी से आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब ये आगे हमारी फील्ड कैलकुलेशन हमने कैसे कर ली, हमें फील्ड कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी हमने देखा, फ्लक्स की कैलकुलेशन के थ्रू फील्ड पर कैसे पहुंचना है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, और फील्ड के थ्रू फ्लक्स पर कैसे पहुंचना है, चार्ज डेंसिटी पे कैसे पहुंचना है ये भी हमने देख लिया। मेरे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, फ्लक्स में कि मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और इसमें हमने स्टैंडर्ड तरीके से गॉस सरफेसेस बनाई हुई हैं। सबसे कॉमन है, क्योंकि हर एक चीज पे डिस्कस तो नहीं कर सकते बेटा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाना चाहूंगा। हाँ बोलो बेटा। स्फीयर,
सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर है। जब भी कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? क्या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं? कुछ याद है किसी को? रो आर इंटू 4 पाई r² dr का इंटीग्रेशन, ये चार्ज इनक्लोज बताएगा कि नहीं बताएगा? E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा दो बातें हमेशा याद रखना कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल नेचर का है, मतलब आर पे डिपेंडेंट है, मतलब चार्ज सिर्फ रेडियस आर के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, तो आप हमेशा मान के चलिएगा पैटर्न ऑफ फील्ड कैसा होगा? इन पैटर्न ऑफ फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। पैटर्न ऑफ फील्ड विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड। क्लियर होता है पॉइंट? पैटर्न ऑफ फील्ड विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड। दैट इज रो आर इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल के आ जाएगी एंड फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां से ऐसे लिख देते हैं। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज डिफाइंड एज 4 पाई r², तो 0 से लेके r तक। बेटा ये इंटीग्रेशन इतना तेज होना चाहिए आप लोगों से कि कैलकुलेशन हमेशा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जे एडवांस हो, एनएसईपी हो, कई बार मल्टीपल टाइम्स आए, एक बार नहीं आए, मल्टीपल टाइम्स आए, सिर्फ इस छोटे से फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। ये सबको याद रहता है पक्का? ये याद रखना है ना। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। अब गॉस लॉ के कारण फोर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये एक यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है और यहां पर एक चार्ज डेंसिटी दे दी गई है सिग्मा। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये साइड लेंथ आपको ए है और ये डिस्टेंस आपको a/2 गिवन है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताओ। Q²/6 कैसे? Q² कैसे आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? हाँ ये ठीक है। ये किसने बोला सिग्मा टू Q/6 किसने बोला? हाँ कैसे आएगा ये? क्या क्या क्या? अच्छा हम्म क्यू तो ये है ना, मतलब ई कैसे? नहीं नहीं, तुम लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा मुझे भाई। तुम लोग चीजें याद याद कर ली हो क्या कुछ? नहीं, वो तो ठीक है, वो समझ में। Q/6 तो फ्लक्स होगा ना बेटा। अच्छा तो तुम लोगों को डेरिवेशन नहीं याद रहा है, ट्रिक याद है ऐसा? गड़बड़ है मामला। तो अगर अगर मैं यहां पर इसको ऐसे बेंड कर देता तो भी सेम रहता, फ्लक्स तो सेम रहेगा, तो फोर्स भी सेम रहेगा। मतलब अगर मैं इसकी जगह मैं एक सर्कल ऐसा बना दूं, फिर क्या होगा बेटा?
तो फ्लक्स क्यों? क्यों सॉलिड एंगल सेम रहेगा बेटा, सरफेस का सेम रहेगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ई डॉट डी ए। तो जब डॉट प्रोडक्ट सेम आ रहा है तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जब सेम साइज होगा तब ओनली इट इज पॉसिबल। या सीट ऑफ चार्ज हो या एक बहुत लंबी सी थ्रेड होता तो उस केस में पॉसिबिलिटी बनती, क्योंकि एक्चुअली यहां पर क्या होगा बेटा, समझो कि ये आर डिस्टेंस पर है, तो यहां से जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और डीए वेक्टर इधर की तरफ होगा। तो ई डॉट डीए, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा सिग्मा डॉट डीए का, वो इसके इधर के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, जितना इधर लगेगा उतना इधर वाले पे इधर की तरफ लग जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स भी नीचे की तरफ आ रहा है। बेटा समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स भी नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्सेस निकल कर आ जाएंगे। तो यू कैन वेरी सिंपली से इन दैट मैनर कि चलो भैया ये वैल्यूज कुछ इजीली कैलकुलेट होकर निकल के आएंगी। और यहाँ पर अगर मैं डीए की बात कर देता तो दैट ऑल्सो कम्स इनटू द सेम थिंग कि भैया देखो यहाँ पर ई डीए, जो ई डॉट डीए बेटा समझना, हम लोग ई डॉट डीए करते हैं। ई डॉट डीए का मतलब होता है ई डीए कॉस थीटा। तो जब मुझे सिर्फ और सिर्फ डीए वेक्टर की दिशा का फोर्स चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ डीए वेक्टर की दिशा का फोर्स चाहिए होगा, तो डीए वेक्टर, सबके डीए वेक्टर इधर की तरफ है, फोर्स भी इधर के, तब मैं ये फॉर्मूला या फोर्स यूज कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। यहां पे हर जगह डीए वेक्टर अलग होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस क्यू यहां पे रखा है और चार्ज कुछ डिफरेंट हो गया तो हर जगह का डीए वेक्टर अलग होगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर जगह पर थीटा अलग हो, यहां पर हर एक का थीटा इसी के साथ आएगा, हर एक डीए वेक्टर का थीटा। तो ई डीए कॉस थीटा, तो यहां पर जो कॉस थीटा कंपोनेंट है इट विल डिफाइन द जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो यहां पर जो फोर्स लगा एफ, दैट इज सिग्मा इंटू डीए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मुझे कॉस थीटा कंपोनेंट तो चाहिए था, तो मुझे एफ वाई अगर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ई डीए कॉस थीटा। और ई डीए कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स फाइनेट। और फाइनेट कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट यू नीड टू डिफाइन। हर केस में बेटा ये नहीं कर पाएंगे, इसको दिमाग में रखना कि हर केस में नहीं कर पाएंगे। जहां पर डीए के साथ एंगल होगा देन ओनली आई कैन डू इट, अदरवाइज आई कैन नॉट डू इट। तो अगर मैं इस केस में बात कर रहा हूं, अगर हाँ एक एक राइट साइड में करते तब तो कर सकते थे, कर सकते थे, फिर फ्लक्स निकालने में आपको दिक्कत आती, कर सकते थे। बट आप फ्लक्स नहीं डिफाइन कर, फ्लक्स आप तभी कर सकते हो सेंटर पे। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब जैसे मैं ये बोल देता कि जैसे एक क्यू यहां रखा है सोचो, और ये हेमिस्फेयर है। अब ये हेमिस्फेयर के सरफेस पर चार्ज दे दिया गया, यहां पर बताओ हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द हेमिस्फेयर। यहां हेमिस्फेयर पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सर इस क्यू के कारण यहां नीचे की तरफ क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो सिग्मा इंटू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्या वो सही आंसर होगा? मेरे बोलो भाई, इस क्यू का फ्लक्स कितना नीचे से जा रहा है, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा? ये नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बताओ? कॉस थीटा का कंपोनेंट दिक्कत, क्योंकि यहां पर तो नेट फोर्स नीचे की तरफ ही आने वाला है। तो यहां पर डीए वेक्टर और ई वेक्टर तो सेम ही हो जाने वाले हैं। अल्टीमेटली मुझे तो कॉस थीटा कंपोनेंट चाहिए था ना सबका नीचे की तरफ वाला, तो यहां वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं कर सकते, गलत हो गया। अब यहां पर कैसे करेंगे जरा बताओ? हेमिस्फीयर का सेंटर में रिंग नहीं पता क्या, यहां पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होती है, इनटू चार्ज क्यू कर दो, दिस इज द आंसर। द करेक्ट आंसर इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होगा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर, इट इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। गेटिंग इट? वेरी गुड। चलो भैया। हम्म। क्यों, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी ना बेटा हेमिस्फीयर का, तो अगर मैं क्यू पर फोर्स लिखना चाहता हूं तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके करना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर। यस बेटा। ठीक है बेटा। अब फ्लक्स कैलकुलेशन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग, देखो गॉस लॉ में ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन तीन एलिमेंट पे ज्यादा चीजें हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन क्यू इनक्लोज निकालते हुए करनी है, फ्लक्स की कैलकुलेशन ई एक्स ई वाई ई जेड के करस्पॉन्डिंग अगर पूछा जाए तो, चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन, और यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम फोर्स अलग अलग सिचुएशन में देख सकते हैं वो। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फील्ड लाइंस, कैविटी, ये सब याद है सबको कि नहीं याद है? कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कितनी होती है बेटा? इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई सारे पूछे गए। यहां पर फील्ड कितनी होती है? रो 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 सी सी डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और सिलेंड्रिकल कैविटी अगर होगी बेटा, सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर कैसी होगी बच्चे? वेरी गुड। और यहां पर फील्ड हमेशा अलोंग द लाइन होती है ऐसे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड द सेंटर हो जाएगी। यहां पर अगर बात करेंगे तो फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल आउटवर्ड होती है, इनसाइड द सिलिंड्रिकल कैविटीज होती है, फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड जा रही होती है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने लाइन के रेडियली आउटवर्ड। ये क्लियर होता है बेटा पॉइंट? वेरी गुड। तो इसके अंदर रो सीसी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी और इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे गॉस लॉ के अराउंड पूछे जाते हैं और पूछे गए। देखो ये बेस है, इन्हीं पर बहुत सारे बार रिपीटिशंस करने होंगे, प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी करनी होंगी, यहां पर कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, ये बहुत ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिस पर हम बात करें, थोड़ी सी पोटेंशियल की बातें करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है इरोडोव का, कि एक ये इस क्वेश्चन से मुझे लगता है एनर्जी की फीलिंग बहुत अच्छी आती है। एक चार्ज क्यू यहां रखा है और ये कंडक्टर है, ठीक है ना? तो यहां से हम दो, एक उससे दो निशाने मारने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेंगे और थोड़ा सा इसकी चर्चा भी कर लेंगे। हाँ तो अभी बता देते हैं सेल्फ। बेटा आप लोगों को कोई भी डाउट है ना वो पूछ लेना एक बार, है ना, कहीं ऐसा मत करना कि आप परेशान हो जाओ, जो भी वो पूछना। अब बोला कि एक क्यू चार्ज यहां रखा था, ये कंडक्टर था, ठीक है ना? फाइंड द वर्क डन, एक यहाँ बहुत पतला सा छेद है, इससे क्यू चार्ज को उठा के इनफाइनाइट पर ले गए। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग द क्यू चार्ज फ्रॉम सेंटर टू इनफाइनाइट, ये पूछा गया। मुझे इसके इस क्वेश्चन को समझा दो, आपके एनर्जी के सारे कंसेप्ट खुल जाएंगे। बताओ कैसे करेंगे? वेरी गुड। बिल्कुल आ जाएगा, अरे वाह, वेरी गुड। बताएं, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। हम्म। हम्म। हाँ, ये भी सोच सकते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, ये सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे, है ना? अब समझना यहां पर क्या है, इस चीज को मैं तीन पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है? पहला आउटर स्फीयर,
दूसरा इनर स्फीयर, तीसरा पॉइंट चार्ज। ये तीन कैटेगरी हैं, तीन चार्जेस हैं। अब आप इस क्यू को यहां से लेके जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो क्या होगा? ये सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे। तो आपने कहा जितनी एनर्जी इस जगह स्टोर्ड है उस सब एनर्जी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, खल्लास। तो जितना लॉस हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी को, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो हम लोग क्या लिखते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है? नेट वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर चल रहे हैं तो नेट वर्क डन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही होगा, ये तो जीरो है। तो जो भी आपका एक्सटर्नल का वर्क डन होगा इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली। भाई कंजर्वेटिव वर्क डन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज हुआ ये कैसे देखें? सिंगल लाइन सोचना। अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर कहानी क्या है? आपने कहा कि सर पहले इस सरफेस पे चार्ज था, अगर इस सरफेस पे चार्ज आया तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज डेवलप हुआ। अब अगर आया तो इसकी एक सेल्फ एनर्जी होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ एनर्जी। अब दो चीजों को डिफरेंशिएट करो थोड़ा समझ में आएगा। सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एनर्जी? सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है कि उस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी। आपने कहा मतलब? मैंने कहा बेटा अगर आप सोचो कि एक हॉलो स्फीयर की मैं बात करूं, इफ आई डिस्कस अबाउट अ हॉलो स्फीयर, तो इस हॉलो स्फीयर को बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? तो आप बोलेंगे सर पहले इस पे जीरो चार्ज रहा होगा, फिर धीरे 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 आप चार्ज लेकर आए होगे, तो इसकी एनर्जी डेवलप हुई होगी, मतलब इस पर आपने काम किया होगा, तभी तो ये सारा चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है। अगर आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो याद होने भी चाहिए। यू सेल्फ अगर हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो कितना होता है, और अगर यू सेल्फ ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, क्या थ्री के किसका भाई? बोलो बोलो बोलो। एट है? एट कहां से आ गया? थ्री के स्क्वायर अपॉन 5 आर होता है भैया। तो अगर हम यहां पे बात करें तो मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है जो अपने को दिमाग में रखनी है। ये क्या है? आपने कहा कि सर इसका ये सिंपल इंटीग्रेशन है। अच्छा अगर आपने कभी देखा होगा तो मैं कैपेसिटर में, अगर मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझाता हूं बच्चों को कि बेसिकली ये एनर्जी है कहां। अच्छा ये एनर्जी है कहां? वेयर एग्जैक्टली दिस एनर्जी लाइज? स्पेस में। वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में, वेरी गुड। दिस एनर्जी लाइज इन दिस। अगर मैं यहां पर इस पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है क्या है, के क्यू बाई आर, यही होती है कि नहीं होती? ठीक है यार, इसको सॉरी। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है। अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो एग्जैक्टली यही वैल्यू निकल कर आएगी। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, आप बाद में थोड़ा सा दिखाऊंगा तो प्रूफ करेंगे सब चीजों को। तो के क्यू स्क्वायर बाई टू आर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम इन दो चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हॉलोस्फीयर बना होगा तो इस चार्ज को यहां लाने पे इतनी मेहनत की गई होगी, इतनी मेहनत की गई होगी। समझ में आता है? तो आपने कहा कि सर इसका मतलब यहां पर ये चार्ज आया तो इसकी खुद की एनर्जी रही होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ये एनर्जी, इसका रेडियस मान लेते हैं ये आर है और ये 2r है, तो 2 × 2r। इसकी कितनी रही होगी बेटा सेल्फ एनर्जी? स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्यू का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 2r। और ये तो खैर पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती है, राइट? क्योंकि उसकी रेडियस नहीं होती है तो पॉइंट चार्ज कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती है। ये वाला पॉइंट समझ में आता है बेटा? तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो वी कैन वेरी सिंपली से कि सर ये तो इनकी सेल्फ एनर्जी होगी। सेकंड आता है, उसको बोलते हैं इंटरैक्शन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? इन दोनों की भी होगी, इन दोनों की भी होगी, इन दोनों। भाई इंटरेक्शन किनके? तीन है, तो 3C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब इन दोनों का, इन दोनों का और आउटर का। तो आपने कहा सर आप इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो क्या क्या होगी? तो आपने कहा इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालें? तो मैंने कहा देखो इनर के कारण यहां पर कितना पोटेंशियल होगा वो दिखना पड़ेगा। तो इसके कारण यहां का पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस? तो V इज डिफाइंड एज माइनस का KQ/2R और इनटू इस पे चार्ज कितना हो गया Q।
तो ये इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी हो गई, यू इंटरेक्शन। सुनना, मैंने क्या लिखा, इस क्यू के कारण यहां का पोटेंशियल लिखा और यहां पे कितना चार्ज है वो लिख दिया, तो भैया इसके कारण यहां की एनर्जी निकल के आ गई कि नहीं आ गई? तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन टू आर। इंटरेक्शन इनर और इनका, तो आपने कहा प्लस क्यू कारण यहां पर कितना है, तो आपने कहा सर इसके कारण प्लस क्यू कारण यू इंटरेक्शन, तो यहां पर होगा क्यू के कारण यहां प्लस के क्यू अपॉन आर और इनटू माइनस का क्यू। आपने कहा सर ये भी ठीक है। और इन इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा, तो आपने कहा प्लस क्यू कारण आउटर की तरफ जाएंगे तो के क्यू अपॉन टू आर इंटू क्यू। पहले देख लो भाई यही एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा, सब लोग देख लो, पक्की बात है। तो अब टोटल एनर्जी देखनी है, तो एक ये प्लस एक ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का के क्यू बाई आर, एक इन दोनों की एनर्जी यू इनर और इसकी क्यू की, ये दिखाई पड़ रहा है बेटा क्या? और ये दोनों वैल्यूज जुड़ जाएंगे, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर माइनस का के क्यू बाई आर, मतलब के क्यू बाई स्क्वायर बाई फोर आर। सो दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। और फाइनली जब ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो सारी एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो जितना एनर्जी का चेंज होगा उतना काम आपको करना पड़ रहा होगा। पहले बिल्कुल लेना पड़ेगा बालक, बिल्कुल लेना पड़ेगा। यू टोटल कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहा है बेटा, दिखाई पड़ रहा है? वेरी गुड। और यू फाइनल, ये तो इनिशियल हो गया। इस पर बेस एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बना था बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताना। ये एक बलून है, एनएससीपी के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये 2015 का आई थिंक सो। इस पर एक चार्ज दिया गया, इसकी रेडियस आर है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, और इस पर आई थिंक चार्ज दिया गया है माइनस क्यू, मैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद आ रहा है, माइनस का टू क्यू। तो बोला गया कि बलून की रेडियस को डबल करने में कितना काम करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला इग्नोर इलास्टिक वर्क, मतलब भाई बलून की स्ट्रेच आएगा तो इलास्टिक वर्क भी तो करना पड़ेगा, तो आपने कहा उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण जो काम करना पड़ेगा वो बताओ। फाइंड वर्क डन इन मेकिंग द रेडियस ऑफ द बलून टू बी डबल। क्या कह रहे हैं बेटा? कैसे बोला आपने बेटा? आपने कहा सर यहां पर यू के क्यू इंटू टू क्यू अपॉन आर होगा, और जब इसकी रेडियस को डबल कर देंगे तो ये टू आर हो जाएगा। चार्ज तो चेंज कर ही नहीं रहे, यहाँ पे भी चार्ज माइनस टू क्यू रहेगा, फिर रेडियस को डबल कर रहे हैं तो यू फाइनल जो हो जाएगा वो के क्यू माइनस टू क्यू अपॉन टू आर हो जाएगा। इनिशियली आर था, यही यही है, तो चेंज जो आएगा वो के क्यू बाई टू आर का आ जाएगा। यही बोलना चाह रहे हैं क्या बेटा, के क्यू बाई आर का आ जाएगा? यस, यहां पर भी आपने ये इंटरेक्शन है क्यू और माइनस टू का, आपने माइनस टू क्यू की सेल्फ नहीं लिखी है, तो यू जो होगा यहां पर प्लस आपको लिखना पड़ेगा बेटा माइनस टू क्यू का स्क्वायर अपॉन टू आर, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा के माइनस टू क्यू का स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू आर, हाँ फोर आर। ये टोटल वैल्यू बनेगी बेटा, इसका डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, वर्क डन बराबर। लेनी पड़ेगी भाई, सेल्फ एनर्जी इज आल्सो द एनर्जी जो वहां पर स्टोर्ड है। बात समझ में आती है बेटा? आगे बढ़ू बच्चों? हाँ बेटा, अब आ जाओ, डाइपोल की थोड़ी सी कहानी समझते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं,
थोड़ा सा थॉट, ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं पूछ रहा हूं। एक डाइपोल की फील्ड में एक चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, अ चार्ज इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन द फील्ड ऑफ अ डाइपोल, फाइंड पॉसिबल सेंटर। मतलब बस बहुत आसान शब्दों में पूछ रहा हूं, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, बट इसको मैंने बहुत आसान शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं, इज्जत देते हुए, कि चलो ये तो बता दो कम से कम। ये एक्स है, a dipole is placed a dipole is placed along x axis, ठीक है ना। अब इससे मैं पूरा डाइपोल आपका रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना, इस कंसेप्ट से। a dipole is placed along x axis, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ डाइपोल अ चार्ज q is moving in a circular path with constant speed and constant radius, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे। What is the possible location of center of the circle? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हम्म, फिर तो बोलो। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वेरी गुड। ओरिजिन पे नहीं हो सकता सेंटर? ओरिजिन पे भी हो सकता है। अगर एक चार्ज पर, बेटा समझना ध्यान से गुड्डा, यही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है। अगर एक चार्ज पार्टिकल Q एक सर्कल पे घूमेगा, सर्कल पर घूमना है, तो उसे फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। अगर मैं इसके कारण यहां फील्ड देखूं किसी रैंडम पॉइंट पर, तो फील्ड का पैटर्न कैसा होता है? आपने कहा सर अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन पे देखूंगा तो फील्ड एक तो रेडियल होती है, याद है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, और एक ऐसी होती है ई थीटा, इसको हम डिफाइन करते हैं। बेटा याद आ रहा है क्या? तो क्या ये फील्ड कभी भी ऐसी हो सकती है किसी एक पॉइंट पे? तो यहां पर अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा बच्चा, सोच के बताओ जरा एक बार जरा। हाँ हाँ, तो यहां पे तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी, तो ये तो इसकी तरफ लग ही नहीं रहा फोर्स। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू? सॉरी, माइनस क्यू चार्ज है, चार्ज को माइनस क्यू करते हैं, इंटरेक्टिव है तो माइनस क्यू। कैसे घूम सकता है? क्यू को जीरो होना पड़ेगा, तो ई क्यू तो जीरो नहीं हो सकता ना। हाँ, वेरी गुड बेटा, दैट इज, तो वाई एक्सिस पे नहीं हो सकता पॉसिबल कभी। हम्म, यस, वेरी गुड। द ओनली सेंटर दैट इज पॉसिबल, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, अगर आप फोर्स को देखोगे तो एक पॉइंट आता, आपके मॉड्यूल में हमने क्वेश्चन डाला हुआ है कि फाइंड द एंगल थीटा एट विच द फोर्स इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये ओनली पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमे, क्योंकि जो फील्ड का पैटर्न इस थीटा पे होगा वो हर जगह पूरे थीटा पे सेम रहेगा। क्या 3D इमेजिनेशन अगर करके देखोगे तो दिखाई पड़ेगा सर, ये ई आर हर जगह सेम, ई थीटा हर जगह सेम रहेगा। तो अगर इस पूरे कोनिकल पॉइंट पर देखोगे तो तब तो हर जगह सेम रहने वाला है। तो चल इसको और घुमा दो ऐसे, तो अगर आप घुमाओगे तो ये फैक्टर ऐसे घूमते चले जाएंगे, बट रिजल्टेंट तो हमेशा इधर की तरफ आता जाएगा।
the possible rotation of the charge, it is only along this axis. कल तुम लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे यार, क्योंकि तुम लोग की कुछ चीजें हो रही। तो द चार्ज पार्टिकल कैन रोटेट अबाउट द दिस पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं इसको, अबाउट द सेंटर दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। कैलकुलेशन में बहुत चीजें पूछी गई हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इट्स ऑल्सो केम इन सर्टेन गुड एग्जामिनेशन, जहां पर इस, अच्छा वाई और जेड पर नहीं होगा, इसको कोई प्रूफ और कर सकता है क्या? कोई प्रूफ कर पाएगा इसको कि वाई जेड पे नहीं होगा? नहीं, हम किसी जनरल पॉइंट की बात करें ना, वाई। हाँ वेरी गुड, क्या 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 फिर तो। अच्छा, किसी के, अब यहाँ पर एक चीज मैं तुमको और अच्छे समझाना चाहूंगा, एक और चीज समझना बेटा। जब भी कोई क्वेश्चन थ्री डायमेंशन का आ गया, जैसे यहाँ पर थ्री डायमेंशनली सोचना था, थ्री डायमेंशन सोचो मत कभी। थ्री डायमेंशन सोचने का सबसे पहला है कि आप उसको पहले एक पॉइंट सोचो जो प्लेन पर है, और ये सोचो कि भैया ये वाला पॉइंट एक्स से करस्पॉन्डिंग आ गया, तो ये पूरी सिमेट्रिकल लोकेशंस है, क्योंकि वाई जेड तो ऐसे घुमा सकते हो ना, वाई अगर कीपिंग एक्स कांस्टेंट, क्या वाई जेड ऐसे रोटेट कर सकती है? भाई एक्सिस में तो कोई चेंज आएगा नहीं ना, तो सारा सिचुएशन रोटेट कर जाएगा। बेटा ये थॉट पहुंचाना इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा बेटा, मैं इसको ऐसे रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि अगर ये एक्स है तो क्या मैं कुछ देर में वाई अगर ऐसे कर दूं, जेड ऐसे रख दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? तो जो फिनोमिना इस प्लेन पे वैलिड है, वही फिनोमिना उसके थोड़े ऐसे प्लेन में वैलिड होगा, वो फिनोमिना इस प्लेन में वैलिड होगा। भाई वाईजेड प्लेन तो ऐसे रोटेट कर सकता है ना पूरा का पूरा। नहीं समझे बेटा पॉइंट को? समझ गए? नहीं, अभी नहीं समझ में आया, नहीं फील आया। ऐसे ऐसे समझो बेटा, कि अगर ये डाइपोल इस प्लेन पे रखा है और यू हैव टेकन द इफेक्ट ऑन दिस प्लेन, तो जो इफेक्ट इसका इस प्लेन पे यहां पर है, अगर ये प्लेन थोड़ा टिल्ट भी हो गया, तो इफेक्ट उसका इस प्लेन में वहीं तो रहेगा, इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग। भाई ये प्लेन यहां से ऐसा हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये इसके लिए तो ये प्लेन वही रहा ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन ऐसी थी वो ऐसी हो जाएगी, तो इसके लिए इधर की तरफ आएगा। बस यही सेम चीज ऐसी टेढ़ी हो जाएगी, जो इस प्लेन पर हो रहा है वही सेम टेढ़ा होकर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी बेटा? अब आ जाओ और अब हम लोग डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं। डाइपोल टू डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा? क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताओ फटाफट, बेसिक बेसिक चीजें से जल्दी से क्लियर करो। यहां पर एक डाइपोल रखा है, यहां पर एक डाइपोल रखा है पी, इसकी इसका इस पर फोर्स कितना होगा? ये P1 P2 है, थीटा एंगल पे लग रहा है तो। अच्छा एनर्जी बता दो पहले तो, थीटा छोड़ दो, पहले यहाँ पे आओ। लग रहा है किया ही होगा, ये नहीं की होगी, ये की है क्या ये सब चीजें बेटा? डाइपोल पर बचा, ये छोटा छोटा पॉइंट बताओ मुझे, ये तुम लोग बोल नहीं रहे हो नालायकों। ये पी डाइपोल है, और अच्छा पहले क्यू की बात कर ले, एक अगर क्यू चार्ज यहाँ रख दे और एक डाइपोल यहाँ पे रख दे, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा बेटा? कोई बताएगा? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस क्यू को हटा दूं, बेटा बहुत अच्छा सा पॉइंट था, बहुत अच्छा बोला उस बच्चे ने कि सर देखो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है, तो आप इसका इस पे निकालो, इसका इस पे निकालो, बात बराबर है। तो अगर ये आर डिस्टेंस यहाँ रखा है, तो मैंने इसके कारण यहाँ बताया कि यहाँ पर जो फील्ड होगी दैट इज डिफाइंड एज के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर फोर्स लिखेंगे तो आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू। ये भी एक तरीका बढ़िया रहता है। लेकिन अगर मैं बेटा यहीं पर थोड़ा सा इस सिचुएशन को चेंज करूं, और मैं आपसे बोल दूं बेटा, ओहो, कि यहां पर ये पूरा एक लाइन चार्ज है बेटा, अब ये लाइन चार्ज के कारण यहां पर कितना फोर्स लग रहा होगा इस डाइपोल पे बताओ? कैसे करोगे बच्चे?
तो पी डॉट ई फोर्स होता है क्या? पी डॉट इज द फोर्स, पी डॉट ई तो टॉर्क होता है बेटा। हाँ वेरी गुड, वन ऑफ द मेथड इज दिस वन। और फिर उसको बीच वाले जो डिस्टेंस होती है उसको बहुत छोटा मान के नेग्लेक्ट करेंगे, बोलेंगे सर माइनस क्यू ये है प्लस क्यू ये है, तो एक को आर माइनस डी बाई टू और आर प्लस डी बाई टू पे लिख के इग्नोर करते हुए काम कर सकते हैं बट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं बेटा? अच्छा ये शायद नहीं पढ़ा तो मैं एक बार बता देता हूँ बेटा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी कहानी होती है कि पुट पी एक्स, आप पहले फॉर्मूला लिख लो क्योंकि आप लोग को मैक्सिमम फॉर्मूले याद है, आप लोग उसी तरह से थोड़े से काम किए हो, तो पहले फॉर्मूला लिख लो तो फॉर्मूले से खुश हो जाओगे। अब इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। फोर्स जो होता है बेटा हमको पता है पोटेंशियल जी क्या होती है, पी डॉट ई, तो अगर लिख सकते हैं तो पी एक्स इंटू ई एक्स माइनस साइन के साथ, पी वाई इंटू ई वाई प्लस पी जेड इंटू ई जेड। तो यू होता है फोर्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एफ बराबर माइनस का डी बाई डी एक्स होता है। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करके भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस का, तो फोर्स बराबर, तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव लेके हम डायरेक्टली इक्वेशन को पुट अप कर सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आर आर डायरेक्शन में दी गई है तो आप बोल सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा सा कहानी आपको वापस आओगे थोड़ा समझाऊंगा, ये 2k लैम्डा बाई आर है, तो आप बोल सकते हैं फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, वी कैन वेरी सिंपली से P इंटू डी बाई डी आर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो P इंटू 2k लैम्डा, आर क्या कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 1/r का डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बेटा 1/r का डिफरेंशिएशन, 1/r² विद द नेगेटिव साइन, बेटा 1 इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, ये माइनस साइन यू का कैंसिल हो जाता है, माइनस का डी बाई डी एक्स होता, माइनस माइनस यू में माइनस का पी डॉट ये आता है ना बेटा, तो ये माइनस एफ बराबर माइनस का डी, तो माइनस कैंसिल हो जाता है, इट्स कम्स आउट टू बी सिंपल प्लस साइन। जब आप डी बाई डी आर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2k लैम्डा कांस्टेंट है, 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/r² होता है, 1/r, ये प्रॉब्लम है क्या कोई इसमें? पक्का है ना? अच्छा ठीक है ओके, चलो बेटा, तो अब थोड़ा सा और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की कहानी क्या है? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? इनफाइनाइट फ्री, कौन बोला? हाँ, इट हैज द ओनली सिंगल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसके कारण अराइज होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कंडक्टर्स के पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से कि उस पर उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहे, जीरो रहे, राइट। तो अगर यहाँ पर एक बहुत बेसिक तौर पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर दो बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि कंडक्टर से कुछ बाहर नहीं जाता है और बाहर का कुछ अंदर नहीं आता है, राइट। अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, यहां से किसी x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर मान लेते हैं, इसकी रेडियस r दे दी गई है बेटा, और आपसे पूछा गया कि किसी p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस, और पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस। फाइंड पोटेंशियल एंड फील्ड एट पॉइंट p। हाँ बेटा ड्यू टू इंड्यूस चार्ज बोला मैंने, है ना, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस।
आप नेट भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो गया। वेरी गुड बेटा। तो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट पी पर बेटा? जीरो। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे जीरो होगी तो इसकी इस पर किसके कारण फील्ड होगी? तो आप बोलेंगे सर एक तो क्यू की कारण इधर की तरफ होगी, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पे चार्ज ऐसे इंड्यूस हुए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज जस्ट अपोजिट आ रही हो, तभी तो कैंसिल होगी बेटा। गॉटिंग में? तो आप क्या बोलेंगे सर ये दोनों का इफेक्ट जीरो होना चाहिए, तो वी कैन वेरी सिंपली से इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंड्यूस इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंड्यूस कितनी हो गई? आपने कहा माइनस का के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। माइनस साइन सिर्फ एक डायरेक्शन को बता रहा है और कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है। पोटेंशियल क्या होगा बेटा पी पॉइंट पर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेंटर पे कितना होगा बेटा? हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। तो आपने कहा सर अगर इंड्यूस चार्ज है तो जितना नेगेटिव इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव भी इंड्यूस होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस जो होंगी वो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं नेट इंड्यूस चार्ज होगा वो हमेशा जीरो रहने वाला है। तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट सेंटर अगर मैं बात करूं, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस। और इंड्यूस का पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? तो आप बोलेंगे जितना पॉजिटिव का होगा उतना ही निगेटिव का होगा, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये तो यहां पर और जो सेंटर का पोटेंशियल है वही हर पॉइंट का होगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आ गया? आपने कहा सर इट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, सॉरी के क्यू स्मॉल आर। तो जो सेंटर का है वही पी पॉइंट का भी होगा। तो और पी पॉइंट का कितना हो गया? आपने कहा के क्यू बाई आर। तो आपने कहा सर इंड्यूस करंट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पोटेंशियल एट क्यू प्लस पोटेंशियल एट इंड्यूस होगा। तो ये टोटल तो है के क्यू बाई आर, और क्यू के कारण कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू बाई एक्स प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो यहां से अगर निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस कितना हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आता है बेटा? कोई परेशानी? इंड्यूस, हाँ, इंड्यूस चार्जेस किस किस तरीके से होते हैं ये तुमको समझना है, तुमको देखना है कि इंड्यूस चार्ज किस तरीके से आ रहे हैं। हमेशा इंड्यूस चार्ज, अच्छा एक इसका बोलते हैं, अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता, एक केस में यहां पर ये क्यू चार्ज है, इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है बेटा? और एक केस में मैंने इसको अर्थ कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इंड्यूस चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। तो अगर आप बोल रहे हैं माइनस सी इंड्यूस होगा तो थोड़ी बात समझा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी क्या फिर? अगर यहां पे क्यू रखा था, क्यू के कारण यहां पर अगर कुछ भी नहीं था, तो क्यू यहां पर एक माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज यहां इंड्यूस हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा। अब बेटा इसको अर्थ कर दिया बच्चे, तो क्या चेंज आएगा? क्या निगेटिव इंड्यूस होगा, क्या पॉजिटिव इंड्यूस होगा, या नहीं होगा? क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द चेंज? गलत। बस नेगेटिव इंड्यूस होगा, ये वर्ड थोड़ा सा गलत है। मतलब आप बोल रहे हो सिर्फ यहां नेगेटिव रहेगा ऐसा? तो फिर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जीरो करेगा प्रभु? अगर यहां सिर्फ नेगेटिव होगा तो ये फील्ड यहां पर आ जाएगी, तो फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगी बेटा? हम्म
अच्छा एक्चुअली होगा क्या, चलो समझा देते, टाइम कम है, समझना। मान लो बेटा जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा देंगे कभी। ये सिग्मा कॉस थीटा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए कंडक्टिंग स्फीयर को। ये कुछ जानते हो क्या? नहीं जानते? चलो इधर आओ, पहले ऊपर आओ बेटा। मान लो कि इस सरफेस पर कुछ चार्ज क्यू इंड्यूस हुआ, माइनस का क्यू इंड्यूस हुआ, और यहां पर कुछ प्लस का क्यू इंड्यूस होगा, राइट? और ये दोनों मिलके क्या कर रहे होंगे, ये दोनों मिलके क्या, इनकी ये कैसे इंड्यूस हुए? बेसिक कंडीशन क्या इंड्यूस होने की? कि भैया हर एक पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। और ये ऐसे इंड्यूस, भाई इंडक्शन, यही तो मेन रीजन, इंडक्शन का रीजन क्या है? क्यों इंड्यूस हुए, क्यों इंडक्शन आया? कि ताकि अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया जा सके। भाई कंडक्टर के अंदर इंडक्शन का रीजन तो यही ना। तो अगर मैंने यहां पर इसको अर्थ कर दिया तो क्या अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं रहेगी? एक्चुअली बेटा ऐसा नहीं होता है। यहां पर भी बेटा ये सेम चार्ज रहेंगे। अब एक ओवरऑल एक यूनिफॉर्म चार्ज और आ जाता है। ये तो ऐसे कैसा रहा, ये तो ऐसे कैसा रहा, बट एक ओवरऑल नेगेटिव यूनिफॉर्म चार्ज आता है। आपने का मतलब एक्चुअली सर इस पॉइंट पर अभी तो नेट चार्ज 0 है। तो आपसे बोला जाए व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, जो बच्चा एक बात बोल रहा था, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी नेगेटिव इन नेचर। आपने कहा क्यों? आपने कहा सर अगर ये r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा? तो आप बोलेंगे के क्यू बाई आर। तो सर यहां पर एक एडिशनल चार्ज इस अर्थिंग के थ्रू आएगा, जिसको मैं दिखा रहा हूं इस रेड साइन से, और ये पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि इसका इफेक्ट कुछ ना हो। किस पर इफेक्ट ना हो? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पर। एक निगेटिव चार्ज यहां से राइज होगा जो पूरे में यूनिफॉर्म, याद है हॉलो स्फीयर पर यूनिफॉर्मली, हॉलो स्फीयर पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका अंदर इफेक्ट नहीं होता। अरे बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? हॉलो स्फेरिकल चार्ज अंदर इफेक्ट, तो एक निगेटिव चार्ज निकल के आता है दैट डिस्ट्रीब्यूट अराउंड इट, जिसके कारण इसके अंदर की, मतलब ये जो कैंसिल कर रहे थे प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके, भैया प्लस का इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया, और ये इसका इधर आ गया, तो ये दोनों मिलके ये फील्ड, तो ये फिनोमेना सेम, क्योंकि इसका इफेक्ट अंदर नहीं आने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया जो मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये क्यू एक्स्ट्रा ड्यू टू अर्थिंग आ जाता है। और ये क्या करता है कि सर यहां पर के क्यू इंड्यूस जो है नेट इंडक्शन के कारण, तो क्यू इंड्यूस माइनस क्यू प्लस क्यू तो खत्म हो जाता है, और प्लस के क्यू अर्थिंग से जो आ गया एक्स्ट्रा चार्ज, ये इसके सरफेस पर आ गया, इसके रेडियस आर है। तो नेट क्यू इंड्यूस तो 0 ही हुआ था, मैं उसको भी क्यू इंड्यूस के टर्म्स में लिख दे रहा हूं, ताकि वो ये रहे कि हाँ इंडक्शन चार्ज को मैंने हटाया नहीं, लेकिन क्यू अर्थिंग से नया चार्ज आ गया। क्यू अर्थिंग नेट चार्ज को कंजर्व नहीं रखती है, वो नया चार्ज भेज देती है। ये दोनों मिलकर टोटल 0 होने पड़ेंगे, क्योंकि सरफेस को 0 होना है, तो आप बोलते हैं कि क्यू अर्थ इट शुड बी इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो इस एक स्फीयर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा, लेकिन एक नेट चार्ज आ जाएगा इस पूरी सरफेस के ऊपर, जिसके कारण एक नेट, एक ओवरऑल एक नेट चार्ज बन जाएगा, दैट इज माइनस का क्यू आर अपॉन स्मॉल आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? जो इसके पोटेंशियल को 0 कर रहा होगा। ये फिनोमिना तो होना ही होना है, मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए। और ये माइनस क्यू क्यों आया? पोटेंशियल को 0 करने के लिए। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? इन दोनों का नेट रहेगा। तो आप बोलेंगे सर अगर आपने अर्थिंग कर दी तो इस पूरे स्फीयर पर एक नेट निगेटिव चार्ज आएगा, नेट निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी होगा, एक तरफ उसके कारण हो सकता है नेगेटिव हो, एक तरफ उसका पॉजिटिव हो, ताकि नेट फील्ड अंदर 0 मेंटेन रहे। क्या ये पॉइंट समझ में आता है बेटा? पक्का? तुम लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ पेन पॉइंट हो तो बता दो जल्दी से, क्विकली। जल्दी बताओ, तुम लोगों को क्या क्या लोगों के दर्द अभी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे पढ़ना है अब समझ लो। पहले आज जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी चीजें की। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत वास्ट चैप्टर है, मतलब पढ़ने की बात करेंगे तो मतलब हजारों चीजें हैं, लेकिन फोकस किस पे करना है? फोकस करना है, हमारा कोर फोकस रहेगा गॉस लॉ, डाइपोल, क्या बोलते हैं, थोड़े से ग्राफ ऑफ द फील्ड्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का इफेक्ट, जे जे एडवांस के पीवाईक्यूज आप लोगों ने किए सारे कि नहीं किए? वेरी
हाँ देखिए, लेकिन करने चाहिए आपको, अगर अभी नहीं किए तो कोशिश करिए कर लीजिएगा। लेकिन पहले एक बार सब लोग एनएसईपी के पीवाईक्यू जरूर देखेंगे। वहां से आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि हमसे कुछ चीजें कंसेप्चुअली पूछी जा सकती हैं कि क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बने। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया किसी एग्जामिनेशन में, बट माइट बी अ चांस कि ऐसे क्वेश्चंस बने। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो कंसेप्चुअल चीजों पर जेई का फोकस, सॉरी एनएससीपी का मेजर फोकस जो होता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां सेल्फ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिर्फ कंडक्टर का कंसेप्ट नहीं है, पता है आपको, ये एक जनरल कंसेप्ट है। अगर आपको ये सरफेस में दे दूं, इसके इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कि एक तरफ E1 एक तरफ E2 है, तो इस पर जो प्रेशर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज E2। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। E2 स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाएगा जाके तुम्हारा, नहीं नहीं वो नहीं, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आपने मैग्नेटिक प्रेशर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैग्नेटोस्टैटिक प्रेशर? आपने सिर्फ स्फीयर में पढ़ा है शायद, यहां पर कि इस पर जो फोर्स होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये पढ़ा ना? तो जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर की तरफ, अंदर कितनी है, जीरो। एक तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एक तरफ जीरो, ये तो फील्ड है कि नहीं? तो यहां पर कितना हुआ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अब 1/2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द प्रेशर। ये ये दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ओवर हियर, दिस एप्लीकेबल एवरीवेयर। एवरीवेयर आपको कहीं पर फोर्स निकालना है, अगर दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज जनरल कंसेप्ट, ऑलवेज वैलिड। थोड़े बड़े हो गए तो ड्राइव भी करेंगे हम लोग। सिमिलर फॉर्मूला हम लोग अभी मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रेशर में भी पढ़ेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक प्रेशर के अंदर भी सिंपल सिंपल चीज आती है, 1/2 अपॉन म्यू नॉट आ जाता है, बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। द सेम थिंग इज ओवर देयर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर आपको कभी भी निकालना है, कोई आपको शीट ऑफ चार्ज दिया गया, आपसे पूछा गया कितना फोर्स लग रहा होगा, इसके एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, एक तरफ E2 है, आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों तरफ आपको पता है, डायरेक्टली डायरेक्टली यूज करो, डायरेक्टली यूज करो, सिंपल, सीधे सीधे फोर्स प्रेशर सब निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आता है? पक्का? मतलब अब कैसे कहाँ यूज कर सकते हो, मैं यूज समझा देता हूँ चलो। अब जैसे आपसे पूछा गया कि भैया एक ये है और एक ये है, अब बोला गया यार बताओ इस पर कितना प्रेशर हो रहा होगा, या यहां पर इस पर कितना टेंशन होगा, शेयर टेंशन कितना हो रहा होगा, कितना आ रहा होगा टेंशन, अगर यहां पे प्लस चार्ज है। अब यहां पर ये लाइन चार्ज दे दिया गया, हॉलो सिलेंडर है ये बेटा एक हॉलो सिलेंडर है, इसकी इनर रेडियस ए दे दी गई, इसकी रेडियस बी दे दी गई, इस पर λ1 चार्ज डेंसिटी दे दी गई, इस पर λ2 चार्ज डेंसिटी दे दी गई। आपसे पूछा गया ए भैया बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस कितना होगा? नहीं समझे बात, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? नहीं फील आया अभी, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बेटा एक वायर अंदर है, इसके ऊपर एक और हॉलो सिलेंडर और है, तो अच्छा हॉलो सिलेंडर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों होगा, मतलब थोड़ा सा और समझाओ पहले, चलो तुमको बेसिक समझाते हैं थोड़ा सा।
इस इसके सरफेस पर चार्जेस हैं कि नहीं है? तो ये सरफेस के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोलो हाँ या ना। अगर सरफेस के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ तो फोर्स आ ही रहा होगा बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाता तो अब आप यहां पर इसको सॉल्व कैसे करते? जैसे वहां पर आपने एक छोटा सा डी एरिया लिया था, यहां पर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते ऐसे। आप बोलते कि सर अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूं, समझाने की कोशिश करो, समझना जरा ध्यान से। तो आप बोलते सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या जीरो होती कि नहीं होती बेटा? तो आप एक छोटा सा सरफेस लेते, तो आप बोलते इस पे कितनी फील्ड होगी बिकॉज ऑफ ऑल दिस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर की तरफ तो 2 k लैम्डा/r होती है, और एक सिंगल लाइन चार्ज के कारण फील्ड होती है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करते। देन जैसे आपने पहले ये वाला क्वेश्चन ड्राइव करते थे, आपने ये वाला ड्राइव किया होगा ना, इधर जीरो इधर प्लस करके, तो σ/2ε0 दोनों कारण होती है। कुछ पढ़ा है? अच्छा, अगर जिसने पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब इसके अंदर मत जाओ, एक सिंपल सी कहानी समझाते हैं, उसको समझ लो, एक फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, फिर बाकी जब बड़े हो जाना तो पढ़ाऊंगा। और तो यहां पर क्या होता है बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर इसके कारण, यहां पर फील्ड तो सिर्फ इसके कारण होगी, बोलो हाँ या ना। और इसके बाहर जो फील्ड होगी वो दोनों कारण होगी, अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर फील्ड होगी k λ1/b, और यहां पर फील्ड होगी k λ1/b प्लस, सॉरी 2k, माय मिस्टेक, 2k λ2/b। भाई दोनों सरफेस पे बात कर रहे हैं, अरे बोलो होगी कि नहीं होगी? तो आप सोचा यहां पर प्रेशर कितना लगेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, बस। अब अभी के लिए तुम इतना समझ लो, का होल स्क्वायर माइनस 2k λ1/b का होल स्क्वायर, a² - b² पुट कर दीजिए, एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा दोनों, आपका आंसर निकल के आ गया। आपसे पूछा जाएगा टेंशन कितना होगा इनसाइड, तो बाई बी, बाई 2 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो कहाँ बी लिखा मैंने? 1/2 है क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं बेटा, जस्ट पहले इस जगह बात करते हैं ना, इसके जस्ट पहले इसके जस्ट बाद में, तो ये तो बी डिस्टेंस ही हुआ ना बच्चे, यहाँ ए होगी ना बेटा, ठीक है, जस्ट पहले, सरफेस के जस्ट पहले जस्ट बाद में। ये सबसे प्यारा एप्लीकेशन है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, समझ में आता है? इसको इसको अगर आप थोड़ा सा और आपने पढ़ा होगा तो कुछ चीजें ऐसी कर सकते हो कि यहाँ पे टेंशन टी आएगा तो टी का इधर थीटा कॉम्पोनेंट बनता है, तो यहाँ पर कितना टेंशन ऐसे डेवलप हो रहा होगा, तो टी डॉट डी ए की वैल्यू, ये पढ़ा है बेटा, टी इंटू थीटा, टेंशन जो होता है इन द सर्कल, तो टी के दो कॉम्पोनेंट लेते हैं, नीचे की तरफ आता है टी, यस यस माय फ्रेंड, वेरी, तो यहाँ पे टी साइन थीटा बाई टू, और एक इधर का भी आता है टी साइन थीटा, राइट, तो रिजल्टेंट जो नीचे की तरफ प्रेशर आएगा वो टी इंटू थीटा बन जाता है फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, या टी डी थीटा बन जाता है, राइट। और इसको एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा इसके अराउंड कितना टेंशन डेवलप हुआ है, नहीं वो बाई टू होता है ना एंगल, थीटा बाई टू, तो उससे वो भी, उसको भी रिलेट कर सकते हैं। खैर ये तो अच्छे कंसेप्ट हैं आप, लेकिन बेसिक तौर पे ये समझ सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपसे पूछा जाए, दिस आर सिंगल लाइन सॉल्यूशंस जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, कि कितना किसी पर फोर्स लग रहा होगा, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली, सीधे स्क्वायर करके माइनस करना, स्क्वायर करके माइनस होगा, ये याद रखना, समझ में आता है? पक्का? हाँ बोलो बेटा, हर्ष बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू सभी का, धन्यवाद, लगातार मुलाकात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, देखो लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा कोई अपग्रेडेशन रखना है, आप अपने हिसाब से, आपके पास पूरा दिन का समय है, कोशिश करो फिजिक्स को अभी बेसिक तौर पर आपके फॉर्मूला रिवीजन, स्पीड पे बहुत फोकस करना,
ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि मुझे कई बच्चे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो ओवर थिंकिंग के जिनकी अप्रोच शायद बहुत बड़े क्वेश्चन करने की तरफ ज्यादा बनी है, बेसिक्स की तरफ कम बनी है। ऐसा तो नहीं हो रहा आप लोग तो कि आसान क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं, गलती होती ज्यादा उसमें? अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देना, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। एनएसईपी के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेसिक्स पर होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बेसिक्स पर। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा मैंने आपको बोला है कि अगर आप एनएसईपी क्लियर करना चाहते हैं, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल मॉड्यूल 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। हम्म, बिल्कुल करना चाहिए बेटा, बिल्कुल करना चाहिए सबको। कैलकुलेटर फर्स्ट सेशन अलाउड है ना तुम लोगों का? तो हाँ, वो कैलकुलेटर लेके क्या उसकी प्रैक्टिस सबने शुरू कर दी है कैलकुलेटर की? बेटा सब लोग प्रैक्टिस पे लोगो, कल से तुम साथ में बैठना शुरू करो सुबह। मैं 10 से 10:30 के साथ ऊपर ऑफिस में आके बैठो। अच्छा चलो, मैं आपको अभी चलो मेरे साथ, तो आप सब बच्चे आ जाएं तो मैं आपकी टाइमिंग डिसाइड कर देता हूँ। तो बाकी लोग आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ज्यादा टेस्ट दो। डेली टेस्ट करवा दें क्या? ठीक है, डेली टेस्ट तो नहीं, अल्टरनेट डे पे टेस्ट करा देता हूँ। फॉर्मूला शीट देखते हैं। ठीक है चलो, थैंक यू बच्चों, मैं कराता हूँ टेस्ट कराता हूँ।